दोस्तों, आज की कहानी है निर्णय। खलिहान में बैठे कैलाश जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि क्या उनके अपने बेटे भी इतने पत्थर दिल और स्वार्थी हो सकते हैं। जिस माँ ने उन्हें कभी भी जरा से दुख तकलीफ का एहसास तक होने ना दिया, जिनकी हर गलती के लिए वह लोगों के सामने झुकती रही, कभी उसकी ममता में जरा सी भी कमी नहीं आई। आज वही बेटे अपनी माँ के बीमार होने पर तो क्या आए, उसके अंतिम विदाई के वक्त भी उन्हें कंधा देने नहीं आए। बड़े बेटे मनोज ने तो अपनी बीमार माँ के पास पहुँचने की अपनी मजबूरी बयां कर दी थी। उस माँ से ज़्यादा वक्त अपने कारखाने के फायदे के लिए विदेश यात्रा ज़्यादा सही लग रही थी। रही बात छोटे बेटे मुकेश की, तो उसने भी साफ कह दिया था कि पिताजी, मेरे पास छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत बची है उन्हें मैं 2 महीने बाद अपने बनने वाले मकान के लिए खर्च करूंगा, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगा। आप माँ की देखभाल के लिए गांव की किसी महिला को रख लो। यदि पैसे की कमी हो तो मांग लेना। 10 बीघा जमीन के मालिक कैलाश जी अपने दोनों बेटे की फितरत को जान चुके थे। शशिकला जी अंतिम सांस तक अपने बेटे बहू और पोते पोतियों की एक झलक पाने के लिए तरसती रही। वह हर दिन निकलने वाले सूरज के साथ एक आशा भरी निगाह कैलाश जी पर डालती और दोनों बेटे की बात करते हुए कहती थी, बचपन में दोनों भाई मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रहते थे, लेकिन अब तो कई वर्ष बीत गए। मुझे मेरे बेटे बहू और पोते पोतियों का चेहरा देखे हुए शायद शहर ने मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। आंसुओं की अविरल धारा को बहने से रोकने की असफल कोशिश करते हुए शशिकला जी अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या उनकी किताबों में कहीं यह जरा भी नहीं लिखा था कि माँ बाप को उम्र के इस पड़ाव में अपने बच्चों से प्यार की आवश्यकता होती है? क्या यह पढ़ाई बच्चों के दिल से अपने माँ बाप के लिए सारी संवेदनाएं खत्म कर देती है? हल्का से रुक कर वह फिर से बोली, काश हमने अपने बच्चों को अनपढ़ ही रहने दिया होता, तो आज कम से कम वह हमारी आंखों के सामने तो होते। शशिकला जी ऐसे ही रोज कुछ दिनों से बुदबुदाए जा रही थी। बच्चों से जुड़ी कोई भी बात जब उन्हें याद आती तो बस अपने बच्चों और अपने उनके परिवार से मिलने की जिद पकड़ लेती। कहती, हम कितने बदनसीब हैं, हमारे पोते पोतियों को गए हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन हम उन्हें मुश्किल से 1-2 बार ही देख पाए, वह भी तब जब उनके मुंह में जुबान नहीं थी। मेरी तो उनसे बात करने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। कितनी लाचार हूँ मैं। काश मेरी रीढ़ की हड्डी का यह रोग मुझे कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने की इजाज़त दे पाता। कहते कहते शशिकला जी खामोशी हो गई तो कैलाश जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, तुम एक दिन जरूर स्वस्थ हो जाओगी और फिर देखना, हम दोनों अपने बच्चों से मिलने खूब भागते हुए जाएंगे। कहते कहते कैलाश जी का गला भी भर आया था। वह भी शशिकला जी के सामने से उठे और यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए, बारिश होने वाली है, मैं बाहर सूखते कपड़ों को उठा लाता हूँ। कमरे से बाहर निकलते ही कैलाश जी अपने आप को रोक ना सके और फूट फूट कर रो पड़े। वह भी तो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, वह भी उन्हें जी भर कर देखना चाहते थे।
वह हर त्योहार पर मैं घर के सामने की सड़क पर नज़र गड़ाए रहते कि शायद इस वाली बस में उसके बच्चे उनके पास आएंगे। यह वाली नहीं तो अगली वाली बस सही, लेकिन अंतिम बस पर जब कोई नहीं आता तो वह भरी भरी आंखें लिए पड़ोस के परिवार में आए हुए उनके बच्चों को भी खूब सारी मिठाइयाँ बांटते और 2 घड़ी उनके साथ बातें करके उन्हें कहानी सुनाकर अपने गम को हल्का करने की कोशिश करते और उन बच्चों को शशिकला जी के पास भी ले जाते ताकि शशिकला जी का दिल बहल सके और उसे अपने पोते पोतियों की कमी महसूस ना हो पाए। शशिकला जी भी उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ खिलाती और खूब सारी कहानियाँ सुनाती और खूब सारी हंसी मजाक करती। वह बच्चों को बताती कि उनके जैसे उसके भी पोते पोतियाँ हैं, आज भी शायद लेट हो गए हैं, लेकिन वह कल हमारे पास ज़रूर आएंगे। तब देखना मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। उदास निगाहों से बस शशिकला जी का चेहरा निहारते रहते कैलाश जी। शशिकला कैलाश जी को कहते कि वे दोनों बहुत अभागे हैं, जो उन्हें अपने बेटे बहू और पोते पोतियों का सुख कभी नसीब प्राप्त नहीं हुआ। पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाने वाली प्यारी प्यारी बातें सुनने की अरमान ही रह गई तो शशिकला जी उनको भावात्मक सहारा देते हुए कहती, आप भी ना बेकार की बातें अपने दिमाग में लेते रहते हो। हमारे बच्चे की अपनी जिंदगी है, वह अपने पैरों पर खड़े हैं और खुश हैं। हमें उनकी खुशी में ही अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। गांव बुलाकर क्यों हम उनकी तरक्की में बाधा डालें? नहीं शशिकला, तुम नहीं समझोगी कि ऐसी तरक्की भी किस काम की जो उनसे उनके माँ बाप तक को भुला दे। यह तरक्की का कौन सा रूप है? शशिकला कैलाश जी की शब्दों में दुख और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। कोई बात नहीं जी, जब उनका मन होगा तब आ जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरना दादा दादी की आवाज़ सुनने को तो मेरे भी कान तरस रहे हैं। पूरे दिन सूना घर खाने को दौड़ता है। ना जाने हमारे इस घर को पूरे परिवार के कदमों की आहट कभी नसीब हो पाएगी भैया? नहीं, और पता नहीं शायद तब तक मैं रहूँगा भी या नहीं। एक बार भी आ जाते तो मैं जीवन की इस अंतिम सांस को भी किसी के सहारे काट लेती, परंतु ना जाने वह दिन कब आएगा। कहते कहते एक गहरी उदासी में शशिकला जी के चेहरे पर भी तैर गई। क्यों नहीं आएगा शशिकला, जरूर आएगा, बस तुम हौसला रखो, वे हमसे मिलने जरूर आएंगे। मेरी उनसे बात हुई थी। कहते कहते कैलाश जी की आंखें एक बार फिर से भर आई। वह तो शशिकला जी को बस नाम मात्र का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शशिकला जी को अच्छे से पता था कि पिछले 1 सप्ताह से भी कैलाश जी अपने दोनों बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वह है कि उनका फ़ोन उठाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि पिता उन्हें हमेशा की तरह घर आने के लिए कहेंगे। उनके बीमार माँ का वास्ता देकर उन्हें घर बुलाएंगे, जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा और उन्हें एक नया बहाना बनाना पड़ेगा। आज कैलाश जी ने दोबारा अपने बेटे के
पास फोन लगाया तो इस बार उनके बड़े बेटे मनोज ने फोन उठा लिया। कैलाश जी ने मनोज से हालचाल पूछने के बाद एक फरियाद अच्छी तरह सवाल किया। बेटा घर कब आ रहे हो? तुम्हारी माँ की तबीयत अब ज़्यादा खराब हो रही है। वह तुम सब लोगों से एक बार मिलना चाहती है। कुछ समय निकाल कर परिवार में आ जाओ। बेटा पिताजी, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं समय है, लेकिन कोशिश करूँगा। पक्का नहीं कह सकता। बेटे का जवाब सुनकर कैलाश जी की आंखें एक बार फिर से छलछला गई। इस बार बिना कुछ कहे कैलाश जी ने फोन रख दिया। शशिकला जी कैलाश जी का चेहरा पड़ चुकी थी। वह बोले, उदास नहीं होते, कोई बात नहीं। हमें अब किसी के सहारे की उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। हम आपस में अपने सुख दुख को आपस में बांट लिया करेंगे, जैसे अब तक बांटते आए हैं। शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा। कैलाश जी ने शशिकला जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप घर के एक अंधेरे कोने की तरफ काफी देर तक लगातार देखते रहे। अपने बच्चों को लेकर शशिकला जी का इलाज और कैलाश जी के बीच में जब भी कोई बात शुरू होती तो वह हर बार एक गहन उदासी के साथ ही समाप्त होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही खामोशी से दिन बीत रहे थे और एक दिन शशिकला जी रात को सोई, सुबह उठी ही नहीं, सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कैलाश जी के लिए तो यह सबसे बड़ा आधार था। शशिकला जी की मौत ने कैलाश जी को दुखी कर दिया। वही तो कैलाश जी के सुख दुख का एक सहारा भी थी। दोनों दंपत्ति अपने गमों को साझा कर छोटी छोटी खुशियां तलाशने में लगे रहते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर सुख दुख साझा करने के लिए जीवन साथी की बहुत आवश्यकता होती है। आज कैलाश जी को याद आ रहा था कि जब 3 वर्ष पहले मनोज और मुकेश गांव आए थे तो उन्होंने उनके साथ चलने का जिक्र भी किया था। तो मनोज ने यह कहकर बात टाल दी थी कि पिताजी, यहाँ की ढेर सारी जमीन हम यूं ही किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो यह जमीन बर्बाद हो जाएगी। मुकेश ने भी मनोज के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था। मुकेश ठीक कह रहा है पिताजी, इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बेटों की बात सुनकर कैलाश जी ने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस एक दूसरे का सहारा ही बहुत था, लेकिन अब तो वह भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। मुकेश और मनोज दोनों को शशिकला जी की मौत की खबर पहुंचा दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पास अपनी माँ को कंधा देने तक का वक्त नहीं था। आज शशिकला जी को गए हुए पूरे 20 दिन हो चुके थे। कभी तो बेटे आएंगे, इसी आस में खलिहान में बैठे उदास कैलाश जी ने एक नज़र आसमान की तरफ दौड़ाए तो सूर्य गहरी खाई में डूब चुका था। उनके विश्वास से एक और पहल ने आज दम तोड़ दिया था। कैलाश जी लाठी के सहारे खड़े हुए और टांगों के इशारे धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गए। 2 दिन बाद जब मनोज और मुकेश गांव पहुंचे तो गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं पर छोटे छोटे बच्चे जरूर खेलते नजर आ रहे थे। चिंतित होते हुए जैसे ही दोनों भाई घर पहुंचे तो
घर के आंगन मौजूद लोगों की भीड़ को देखकर घबरा से गए। भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो देखा कि सफेद कफन में थकी कैलाश जी की लाश अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इससे पहले कि मनोज और मुकेश कुछ कहते या पूछते, गांव का एक व्यक्ति आकर आगे बढ़कर उन्हें चिट्ठी थमाते हुए बोला, कैलाश जी ने कहा था आप दोनों जब भी घर आओ तो आप इसे जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ तुम्हारे बाबूजी की अंतिम इच्छा यह थी कि आप उन्हें मुखाग्नि ना दें। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान रखेंगे। यह सब सुनकर मनोज और मुकेश आश्चर्यचकित रह गए। सभी गांव वासियों के अजीब सी स्फूर्ति और क्रोध भरे नजरों का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मनोज की आंख के इशारे पर मुकेश भी उसके पीछे पीछे चल के एक कोने में पहुंच गया। हाथ में पड़ी चिट्ठी में लिखी बातों को जानने के लिए मनोज ने धीरे से चिट्ठी खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक तुम आओगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। झूरी भरे इस चेहरे में तुम्हें मेरी इस पीड़ा का शायद जरा भी एहसास नहीं होगा। इसलिए मैं सारी पीड़ाएं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, जो मैं तुमसे मुखाग्नि का हक छीन रहा हूँ वह इसलिए कि तुम तो कब का मुझे जला चुके हो। बस शरीर को जलाने की सामाजिक औपचारिकता मात्र से वंचित कर रहा हूँ। हो सके तो अपने इस बूढ़े बीमार और कमजोर बाप को माफ करना। तुम्हारी माँ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए अंतिम सांस तक दरवाजे पर टकटकी लगाए तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम ना आए। जिस माँ ने तुम्हें हमेशा बुरी नजरों से बचाए रखा, तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा किया, उस बीमार माँ का हालचाल पूछना तो दूर, उसकी अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारे पास समय का अभाव रहा। तुम्हारी माँ के बाद मुझ अकेले को तुम्हारे सहारे की आस बाकी थी। कई बार संदेश भी भेजा लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। इसे मैं भाग्य की विडंबना कहूँ या अपने दिए गए संस्कारों का पर शक करूँ, यह मैं नहीं जानता। लेकिन लगता है आज पैसों के लिए रिश्तों का खून बहना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन बच्चों, तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आदमी थक हार कर अंत में उन ठुकराए हुए रिश्तों की शरण में सुकून पाता है। मैंने सारी जमीन और यह पुराना मकान वृद्धा आश्रम को दान कर दिया। मुझे लगता है कि जो बेटे अपने माँ बाप की इस अवस्था में देखभाल ना कर पाए, वह शायद इस जमीन और पुराने मकान को भी यूं ही किसी अन्य के सहारे छोड़कर यह बेचकर दुनिया के चकाचौंध में खो जाएंगे। इसी डर से मैं कदम उठाने पर मजबूर हुआ। जानता हूँ कि मेरा यह निर्णय तुम्हारी नज़रों में माफ़ी के काबिल नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी की फरियाद भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, तुम इस गांव में बसने का ख्याल भी अपने मन में कभी मत लाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह की औलाद इस गांव में रहकर मेरी तरह किसी और कैलाश की अंतिम समय में दुखों के पहाड़ तले दबा दे। मुझे आशा है कि तुम मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करोगे। बच्चों, इस महीने अपने जीवन की अंतिम समय में बहुत कष्टों और दुखों से बीते हैं, लेकिन तुम दोनों पे कभी यह दिन ना आए, ईश्वर से यही
फरियाद करता हूँ और ईश्वर से यही दुआ मांगता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कोई औलाद ना दे, क्योंकि इस जन्म में औलाद के सुख से मेरा जीवन भर गया है। मेरे बच्चों, मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बाप अकेलेपन की पीड़ा से सठिया गया हो। मेरा अंतिम प्रणाम। तुम्हारा अभागा बेटा कैलाश। चिट्ठी को पढ़कर मुकेश और मनोज के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उतर आए। गुस्से में चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। आंगन में आकर देखा तो पूरा आंगन खाली हो गया था। एकाएक करके सभी लोग कैलाश जी की अंतिम यात्रा के लिए जा चुके थे और वह दोनों भाई खाली पड़े आंगन में बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे और पछतावे की आग में जल रहे थे। आज चाहकर भी वह दोनों भाई अपने पिता की अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।